कहानी की शुरुआत लंदन शहर से होती है। यहाँ कुछ मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं। खुदाई करते वक्त उनकी मशीन किसी भारी चीज से टकराती है। ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास होता है कि ये कोई बहुत बड़ा बम है। जमीन के नीचे इतना बड़ा बम देखकर मजदूरों के होश उड़ जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस बॉम्ब डिफ्यूज करने के एक्सपर्ट मेजर विल ट्रेंटर से संपर्क करती है। विल पूरी बात सुनकर वहीं से निर्देश देना शुरू करता है। बॉम्ब को पूरी तरह से समझने के बाद वो कहता है कि बॉम्ब बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो आदेश देता है कि आसपास का पूरा इलाका तुरंत खाली करवाया जाए और वो खुद जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा है। पुलिस फौरन काम में जुट जाती है और एक एक करके आसपास की इमारतों को खाली करवाने लगती है। जब एक पूरी बिल्डिंग खाली करवाई जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि एक कमरा ऐसा है जहां से कोई बाहर नहीं निकलता। बाकी लोग जितनी जल्दी हो सके इलाका छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस कमरे के लोग अपनी जगह से बाहर नहीं निकलना चाहते। बगल वाले पड़ोसी रहीम को इस बात का एहसास होता है, मगर वो कुछ नहीं कहता और अपने परिवार के साथ बाहर निकल जाता है। तभी विल मौके पर पहुंचकर मैनेजर से मिलता है और सीधे बम के पास ले जाने को कहता है। वो बम को बहुत ही ध्यान से देखता है और कहता है कि मैंने 1 साल पहले इसी तरह के एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया था। तभी एक दूसरा अधिकारी नक्शा लेकर आता है और बताता है कि बम के ठीक नीचे शहर का मेन पावर ग्रिड है। अगर ये बम फटा तो पूरा पावर ग्रिड तबाह हो जाएगा और भारी जान माल का नुकसान होगा। इसीलिए काम शुरू करने से पहले शहर की बिजली काटनी पड़ेगी। इसके बाद वो एक रोबोट को धीरे धीरे बॉम्ब के पास भेजते हैं। कैमरों से देखने पर विल समझ जाता है कि जितना बॉम्ब ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही जमीन के अंदर धंसा हुआ है, यानी उसकी उम्मीद से काफी बड़ा बॉम्ब है। विल कहता है कि बॉम्ब को ठीक से देखने और डिफ्यूज करने के लिए सबसे पहले गड्ढे का पानी निकालना होगा। वो बोरिंग मशीन मंगवाकर पानी निकालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे इलाके को खाली करवाकर बिजली भी काट दी है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं उस कमरे को दिखाया जाता है जिससे कोई बाहर नहीं निकला। अंदर 4 लोग मौजूद होते हैं जो किसी खास मिशन की तैयारी में होते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वो कमरे से निकलकर सीधे बेसमेंट में आते हैं और अपने औजार निकालने लगते हैं। असल में वहां की दीवार काटने वाले हैं। अब इनके असली मंसूबे सामने आते हैं। उस दीवार के ठीक पीछे एक बैंक है और इस पूरी सिचुएशन की आड़ में वो बैंक को लूटना चाहते हैं। बॉम्ब वाली साजिश इन्हीं का मास्टर प्लान है ताकि पुलिस और प्रशासन उसमें उलझा रहे और ये आराम से बैंक में रॉबरी कर ले। इन 4 में से एक का नाम कैरालिस है। वो सबसे पहले बाहर आकर निगरानी के लिए कैमरे लगाता है। फिर वो एक जनरेटर चालू करता है ताकि ये अपनी कटर और मशीनें ऑन कर सके, क्योंकि प्रशासन ने पूरी बिजली को डिस्कनेक्ट कर दिया है। वो जनरेटर स्टार्ट करके दीवार काटना शुरू करते हैं। पहली परत काटने के बाद वो हथौड़ी से दूसरी परत तोड़ने लगते हैं। तभी बैंक का अलार्म बजने लगता है। बैंक का कर्मचारी जो वहीं मौजूद था वो पुलिस को अलार्म के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से और अफरा तफरी की वजह से कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी। कर्मचारी उनकी बात मानकर वहां से चला जाता है। वहीं वो चारों मिलकर आखिरी मजबूत दीवार तोड़ने के लिए एक भारी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उससे बहुत तेज आवाज आ रही होती है और बाहर पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही होती है। इसीलिए बाहर कैरलिस पहरा देने लगता है। जैसे कोई पुलिस की वैन करीब आती है वो वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को मशीन बंद करने का इशारा कर देता है। इस तरह से धीरे धीरे आखिरी दीवार को काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ विल को बताया जाता है कि गड्ढे से पानी निकाल दिया गया है। विल बम के करीब जाकर उसकी बारीकियों को जांच करता है। सबसे पहले उसकी नजर एक्टिव डेटोनेटर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है कि डेटोनेटर सही सलामत होने पर बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसे वो बम के दूसरे हिस्से को देखता है उसे एक टाइम दिखाई देता है। उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो जल्दी से हियरिंग डिवाइस लगाकर सुनता है तो उसे पता चलता है कि टाइमर सच में चल रहा है और उसके पास वक्त बहुत कम है। विल चिल्लाकर पुलिस को अलर्ट करता है। उसके अनुमान से बॉम्ब को फटने में अधिकतम 48 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले भी फट सकता है। सब लोग घबरा जाते हैं। विल फौरन दौड़कर एक मैग्नेटिक टाइम इंटरसेप्टर लाता है और बॉम्ब पर लगा देता है, जिससे टाइमर कुछ देर के लिए रुक जाता है। इन्हें नहीं पता होता कि ये डिवाइस टाइमर को कितनी देर तक रोके रखेगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा वक्त मिल जाता है।
विल आगे की योजना बनाते हुए कहता है कि धमाके के असर को रोकने के लिए चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनानी होगी। टीम बताती है कि ऐसी दीवार बनाने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। विल सबको तुरंत काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ चोरों ने तीसरी दीवार को भी काट दिया है। अब उनके सामने स्टील की मजबूत प्लेट्स हैं। इसे पार करते हुए बैंक की तिजोरी में दाखिल हो जाएंगे। वो बिना वक्त गवाए तेजी से काम कर रहे होते हैं। तभी बॉम्ब के पास तैनात एक पुलिस वाले की नजर बॉम्ब के निचले हिस्से पर पड़ती है, जो अजीब तरीके से चमक रहा होता है। वो हैरान होकर विल को बताता है कि बॉम्ब का बाकी का हिस्सा तो पुराना है, इसमें जंग लगा हुआ है, लेकिन निचला हिस्सा बिल्कुल नया और चमकदार है। विल लापरवाही से कहता है कि शायद मजदूरों की खुदाई में खरोंच लग गई होगी, इसीलिए उसे छूने की जरूरत नहीं है। वहीं वो चारों मिलकर स्टील की प्लेट काट कर बैंक की मुख्य तिजोरी में घुस जाते हैं। अंदर आते वो सबसे पहले सभी सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे छिड़क देते हैं और एक एक करके लॉकर खोलने लगते हैं। सबसे पहले उनके हाथ सोने की ईंटें लगती है। उनका साथी एक्स कहता है कि सोना बहुत भारी होता है और वो ज्यादा सोना लेकर नहीं भाग सकते, इसीलिए सिर्फ कैश पैसों को और हीरो वाले डिब्बों को निकाला जाए। दूसरी तरफ वही सिपाही दोबारा विल के पास जाकर गुजारिश करता है कि वो एक बार खुद नीचे उस चमकदार हिस्से को देखे। विल जाने वाला होता है कि तभी पुलिस टीम बताती है कि टाइम फिर से ऑन हो गया है। माहौल में फिर तनाव फैल जाता है, जिसके बाद विल एक नई तरकीब निकालता है कि डेटोनेटर के रास्ते एक खास लिक्विड अंदर डाला जाए, जिससे बॉम्ब का सिस्टम जाम हो जाएगा और उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा, क्योंकि दीवार बनाने का समय अब बचा नहीं है। तभी पुलिस कंट्रोल रूम का थर्मल मैप एक और अजीब हलचल दिखाती है। इलाके की बिजली कटी होने के बावजूद वो अलग अलग जगहों पर हीट वेव्स दिख रही होती है, एक तो बॉम्ब वाली जगह पर और दूसरी उसी बंद अपार्टमेंट में। टीम की कमांडर जोजाना ग्रीनफील्ड परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद कोई बेकसूर नागरिक अंदर फंसा हुआ है और धमाके में उसकी जान जा सकती है। ग्रीनफील्ड तुरंत अपनी एक टीम को उस अपार्टमेंट की जांच करने के लिए रवाना करती है। अंदर वो चारों के चारों हीरो को और कैश पैसों को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी कैरालिस आगे बढ़कर एक खास सेफ खोलता है, जैसे उसे पहले से पता था कि उसके अंदर क्या रखा है। वो अंदर से एक बॉक्स निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। एक्स उसे ऐसा करते देख लेता है और टोकता है कि सारा माल एक जगह रखा जाए, कोई भी चीज को तुम अपनी जेब में नहीं रख सकते। तभी पुलिस की गाड़ी अपार्टमेंट के बहुत पास पहुंच जाती है। कैरालिस पुलिस को आते देख अपने साथियों को भागने का सिग्नल देता है। पुलिस को कैरालिस पर शक होता है। वो उसे रुकने के लिए और तलाशी देने के लिए कहते हैं। कैरालिस फौरन भागने लगता है और साथियों को भी माल लेकर निकलने को कहता है, जिसके बाद उसके साथी जल्दी से चीजों को समेट कर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बॉम्ब स्क्वाड देखता है कि टाइमर अचानक से खुद ब खुद रुक गया है। सब लोग सांस रोककर खड़े हो जाते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन ये धमाका उतना बड़ा नहीं था जितना डर था। इलाका पहले खाली करवाया जा चुका था और टीम सुरक्षित दूरी पर छुप गई थी, इसीलिए किसी की जान नहीं जाती। बस कुछ लोगों को मामूली चोटें आती हैं। उधर चारों लुटेरे बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं और 2 गुटों में बंट जाते हैं। 2 लोग वैन की तरफ जाते हैं और बाकी 2 लोग छत तक पहुंचकर सारा कीमती सामान ड्रोन से बांधकर दूर भेज देते हैं। इसके बाद वो दोनों जमीन के नीचे सीवर के नालों में कूद जाते हैं। पुलिस और ग्रीनफील्ड को उन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन लुटेरे सीवर के रास्ते पुलिस को चकमा देकर बाहर निकल जाते हैं। ड्रोन से भेजा गया सारा माल आगे चलकर एक लड़की रिसीव करती है और सीधे एक्स के पास पहुंचा देती है। वहीं चारों लुटेरे वैन में सवार होकर शहर के बाहर निकल जाते हैं। उधर धमाके वाली जगह पर वही सिपाही दोबारा विल के पास आकर कहता है कि बॉम्ब में कुछ भारी गड़बड़ी है और इसके सभी टुकड़ों की जांच होनी चाहिए। विल सहमत होकर सारे सबूत जुटाने का आदेश देता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर चोरों के खाली किए गए बेसमेंट में पहुंचता है और वहां कटी हुई दीवार को देखकर समझ जाता है कि यहां बैंक डकैती हुई है। वो तुरंत कमांडर ग्रीनफील्ड को खबर करता है। ग्रीनफील्ड समझ जाती है कि बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ एक दिखावा था ताकि बैंक को लूटा जा सके। वो पूरे शहर में वैन को पकड़ने का अलर्ट जारी कर देती है, लेकिन लुटेरे काफी आगे निकल चुके हैं। रास्ते में कैरालिस एक्स से वो खास हीरो वाला बॉक्स लेता है। फिर वो गाड़ी रोककर फर्जी नंबर प्लेट बदलते हैं और वाटर डिपार्टमेंट का लोगो मिटाकर हाईवे की ओर निकल जाते हैं। ग्रीनफील्ड वारदात वाली खाली जगह पर पहुंचती है और उस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी लोगों की फाइल्स मंगवाती है। उधर विल के सीनियर ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं कि बम की आड़ में इतनी बड़ी डकैती हो गई और बम भी उतना बड़ा नहीं था
जितना दिखाया गया था। साथ ही जब एक सिपाही को बॉम्ब पर शक था तो उसने सीनियर्स को क्यों नहीं बताया। विल सफाई देता है कि उसका पहला फर्ज लोगों की जान बचाना था, इसीलिए उसने पूछताछ में वक्त गंवाने की बजाय बॉम्ब डिफ्यूज करने पर ज्यादा ध्यान दिया। सीनियर्स उसकी बात मानकर फिलहाल केस से उसका नाम हटा देते हैं। दूसरी तरफ चारों लुटेरे शहर से बाहर अपने सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। वो कपड़े बदलकर शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं। कैरालिस सबके सामने वो बॉक्स खोलता है जिसके अंदर अनकट कच्चे हीरे होते हैं। वो बताता है कि इन हीरों को कभी तराशा नहीं गया, इसीलिए कोई भी इन्हें ट्रेस नहीं कर सकता। इनकी कीमत $30 मिलियन है। सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद कैरालिस बाहर जाकर किसी को फोन करता है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद गैंगस्टर्स वहां पर धावा बोल देते हैं और सबको बंधक बना लेते हैं। एक्स समझ जाता है कि कैरालिस ने उनके साथ गद्दारी की है और वो पहले से इन गैंगस्टर से मिला हुआ था। वहीं पुलिस पड़ोसी रहीम को पकड़ लेती है क्योंकि बेसमेंट की चाबी उसी के पास थी। रहीम सफाई देता है कि कुछ दिन पहले वाटर डिपार्टमेंट के लोग सरकारी कागजात लेकर आए थे, इसीलिए मुझे उन्हें चाबी देनी पड़ी। ग्रीनफील्ड उसकी बात मान लेती है। रहीम कहता है कि मुझे अपने बूढ़े माता पिता को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाना है, लेकिन लिफ्ट बंद होने से उसका सामान ऊपर फंसा हुआ है। पुलिस वाले इंसानियत के नाते उसके माता पिता को ऊपर ले जाने में उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ हमें कैरालिस को दिखाया जाता है जो गैंगस्टर्स के लीडर लूडो के साथ बैठा होता है। उसकी पुरानी डील ये थी कि बाकी सारा लूटा हुआ माल लूडो का होगा और हीरे कैरालिस के होंगे, लेकिन लूडो की नीयत डोल जाती है। वो हीरो में भी हिस्सा मांगने लगता है। कैरालिस मजबूरी में उसे एक हीरा दे देता है, फिर लूडो दूसरा और फिर आधे हीरे की मांग करने लगता है। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। लूडो गुस्से में आकर एक हीरे पर भारी औजार दे मारता है जिससे हीरा टूटकर पाउडर बन जाता है। लूडो और कैरालिस दोनों सन्न रह जाते हैं क्योंकि असली हीरे कभी इस तरह से चूर चूर नहीं होते। जब वो बाकी हीरो को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे हीरे नकली है। लूडो आग बबूला होकर कैरालिस को टॉर्चर करने लगता है कि असली हीरे कहाँ है। कैरालिस को खुद समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। लूडो से अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाने लगता है। उधर विल अपनी टीम को घर जाने की इजाजत दे देता है। थोड़ी देर बाद विल को लैब से कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध का नहीं था, बल्कि इसे हाल ही में मिलिट्री ग्रेड सामान से तैयार किया गया था। दरअसल इन्हें पहले ऐसा लग रहा होता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस बॉम्ब को यहाँ पर शायद किसी ने छुपा दिया था या यहाँ पर ये गिर गया था जिसके बाद जमीन के नीचे दफन हो गया। और इन्हें समझ में आ चुका है कि ये सारी की सारी एक बहुत बड़ी साजिश थी। साथ ही ये भी कि इसमें सेना का कोई आदमी शामिल है। इससे शक की सुई सीधा विल की तरफ घूम रही होती है। उधर एक्स मौका पाकर अपनी रस्सियां खोल लेता है और आजाद हो जाता है। उसे कैरालिस पर पहले से शक था, इसीलिए उसने उसके सामान में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। वो अपने बाकी साथियों को छुड़ाकर कैरालिस को ट्रैक करते हुए गैंगस्टर के पीछे निकल पड़ता है। कैरालिस भी डिग्गी के अंदर चुपके से फोन से एक मैसेज भेजता है कि वो मुसीबत में है। पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि $30 मिलियन के वो हीरे कहाँ गए। हमें रहीम को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग की छत पर जाकर चिमनी से एक बॉक्स को निकालता है जिसमें असली $30 मिलियन के हीरे हैं। असल में रहीम और कैरालिस मिले हुए थे। जब कैरालिस छत पर आया था तो उसने असली हीरे चिमनी में छुपा दिए थे और नकली हीरे ड्रोन से नीचे भेज दिए थे। रहीम बड़ी चालाकी से उन हीरो को अपने बैग में छुपाता है, सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है और देश छोड़कर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें सिपाही को दिखाया जाता है जो बॉम्ब को अच्छे से चेक करता है। उसे पता चलता है कि टाइमर का रिमोट कंट्रोल सिर्फ विल के पास था और उसने जानबूझकर टाइमर में हेरफेर किया था। उसका शक पक्का हो जाता है कि विल एक गद्दार है। एक्स और उसके साथी गैंगस्टर के अड्डे पर धावा बोलकर उसे मार देते हैं। वो डिग्गी से कैरालिस को निकालते हैं और गद्दारी की सजा देने के लिए उसके चेहरे पर प्लास्टिक लपेटकर उसका दम घोटने लगते हैं। कैरालिस मरने वाला होता है कि तभी अचानक एक गोली आकर सीधा एक्स के गले में लगती है और बाकी सभी साथी भी मारे जाते हैं। सामने विल खड़ा होता है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। उसने जानबूझकर उस नकली बॉम्ब का पूरा ड्रामा रचा था। इधर ग्रीनफील्ड को सीसीटीवी फुटेज से कैरालिस की पहचान मिल जाती है और उसे पता चलता है कि वो पहले भी हीरो की डकैती में शामिल रहा है।
तभी सिपाही आकर ग्रीनफील्ड को बताता है कि बॉम्ब में विल ने छेड़छाड़ की थी। ग्रीनफील्ड की नज़र फाइलों में रहीम की तस्वीर पर पड़ती है। सिपाही बताता है कि जब विल अफगानिस्तान में तैनात था तब रहीम उसका लोकल ट्रांसलेटर हुआ करता था। ग्रीनफील्ड सारा खेल समझ जाती है कि विल, कैरालिस और रहीम तीनों के तीनों आपस में मिले हुए हैं। दूसरी तरफ कैरालिस एक होटल पहुंचकर नया पासपोर्ट लेता है, जिस नए पासपोर्ट के जरिए वो देश छोड़कर निकल जाता है। वहीं हमें विल को दिखाया जाता है जो कि प्राइवेट चॉपर से फरार हो जाता है। ग्रीनफील्ड जब विल के घर छापा मारती है तो वहां बम बनाने का पुख्ता सबूत मिल जाता है, लेकिन तब तक वो तीनों के तीनों देश छोड़कर निकल चुके होते हैं। कुछ समय बाद ये तीनों के तीनों टर्की में मिलते हैं, जिसके बाद फ्लैशबैक में पूरी कहानी दिखाई जाती है कि सालों पहले अफगानिस्तान में कैरालिस को हीरे चुराने के जुर्म में कुछ लोग मारने के लिए ले जा रहे होते हैं। उसी वक्त विल और उसका ट्रांसलेटर रहीम एक मिशन से लौटते हुए लैंड माइन के बीच फंस गए थे। तभी कैरालिस को ला रही गाड़ी में एक धमाका हुआ और कैरालिस भागकर विल के पास छुप गया। रहीम ने हमलावरों को मार गिराया, लेकिन ये तीनों के तीनों चारों तरफ बिछी माइंस में घिर गए। विल ने कैरालिस की मदद से एक एक तार को काट कर सारी माइंस को डिफ्यूज किया, जिससे तीनों की जान बच गई। वहीं उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। कैरालिस ने बताया कि उसकी पुरानी कंपनी ने उसे धोखा दिया है और वो इसका बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी डकैती करना चाहता है, जिससे वो सब एक ही झटके में अमीर बन जाएं। और आज सालों के बाद इनका प्लान पूरा हो चुका था। 30 मिलियन के डॉलर्स इनके पास हैं, जिन्हें बेचकर ये पैसों को आपस में बांटकर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।